हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सो दिस इज़ डे 2 ऑफ मेंस क्वेश्चंस आंसर राइटिंग और हम लोग कवर कर रहे हैं पॉलिटी के मेंस में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको। कल के वीडियो में हम लोगों ने अमेंडमेंट और प्रीएम्बल से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज हम लोग फंडामेंटल राइट्स पे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। फंडामेंटल राइट्स पे बेसिकली आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 इन्हीं 2 फंडामेंटल राइट्स से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उनमें भी आर्टिकल 19 से सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस हैं और आर्टिकल 21 जो है उस पर 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का डिस्कशन। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि आर्टिकल 19 पे पूछा गया था, यह है 2014 में पूछा गया था। क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कॉन्सेप्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और क्या ये कवर करता है हेट स्पीच को। और आगे पूछा गया है कि वाई डू द फिल्म्स इन इंडिया स्टैंड ऑन ए स्लाइटली डिफरेंट प्लेन फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन, डिस्कस कीजिए। तो इस क्वेश्चन के बेसिकली 3 सब पार्ट हैं। सबसे पहला सब पार्ट है कि आपको बताने कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या है, फिर दूसरा कि क्या वो कवर करता है हेट स्पीच को, और थर्ड पार्ट है कि कैसे जो फिल्म्स हैं इंडिया के अंदर वो एक स्लाइटली डिफरेंट प्लेन पे है फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशंस। तो पहला पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट है कि जहाँ पे मैंने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को डिफाइन किया है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंप्लाई करता है हर एक सिटीजन का, कि हर एक सिटीजन के पास एक राइट है टू एक्सप्रेस हिज व्यूज एंड ओपिनियंस फ्रीली बाय वर्ड ऑफ माउथ, राइटिंग एंड पेंटिंग और इन अदर मैनर। और ये इंक्लूड करता है राइट टू प्रोपोगेट वंस व्यूज एज वेल एज व्यूज ऑफ अदर्स, फ्रीडम ऑफ प्रेस, साइलेंस। इसके अलावा और भी फ्रीडम या फिर राइट्स हैं जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर इंक्लूडेड हैं। तो वो लिखना मैंने नेसेसरी नहीं समझा क्योंकि ये हमारा 10 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। फिर मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1915 में जो केस हुआ था उसमें ये बात बोली कि फ्री स्पीच जो है वो इंपॉर्टेंट है फॉर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के अंदर। अब ये सेकंड वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो इसमें पूछा था कि क्या ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है कवर करता है हेट स्पीच को। तो नहीं, ये नहीं करता है। उसका रीज़न है कि हमारा जो आर्टिकल 19(2) है वो परमिट करता है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस in the interest of public order, morality, decency, sovereignty and security of the state। लेकिन जो हेट स्पीच है वो इंसाइट करती है वोलेंस, डिस्क्रिमिनेशन और हॉस्टिलिटी, और इस वजह से वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन से बाहर है। एक केस हुआ था प्रवासी भलाई संगठन 2014 के अंदर, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बात बोली कि हेट स्पीच जो है वो हमारी इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं उनको अंडरमाइन करती है। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं कि जो फिल्म्स हैं एज ए वे ऑफ शोइंग योर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वो कैसे डिफरेंट है अदर फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन से। तो पहला रीज़न तो ये है कि मास अपील होती है और स्ट्रॉन्ग विजुअल इम्पैक्ट है, तो वो इन्फ्लुएंस करता है डाइवर्स और इम्प्रेशनेबल ऑडियंसेस को। दूसरा है कि कलेक्टिव व्यूइंग होती है अक्रॉस एज एंड लिटरेसी ग्रुप्स, और थर्ड है पोटेंशियल टू डिस्टर्ब पब्लिक ऑर्डर एंड मोरलिटी। फिर मैंने कंक्लूड किया है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो फंडामेंटल है, लेकिन वो बैलेंस की जाती है बाय सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सक्लूडिंग हेट स्पीच। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा एंड होता है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है राइट ऑफ मूवमेंट एंड रेजिडेंस थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया वो फ्रीली अवेलेबल है टू द इंडियन सिटीजन्स, बट ये जो राइट है ये एब्सोल्यूट नहीं है, कमेंट करना है। तो क्वेश्चन बात कर रहा है कि आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज डी एंड ई जो है उसके अंदर हमें राइट टू मूवमेंट और रेजिडेंस का राइट मिला हुआ है थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, लेकिन ये दोनों राइट्स जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है। क्यों? तो इंट्रो के अंदर मैंने यही बात बोली है कि हमारा संविधान गारंटी करता है हर एक सिटीजन को कि वो फ्रीली मूव कर सकता है थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया और रिसाइड कर सकता है और सेटल कर सकता है किसी भी पार्ट में अंडर आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज डी एंड सब क्लोज ई। अब इन दोनों जो आर्टिकल्स हैं इनका क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहला ये अनेबल करता है सिटीजन्स को टू सीक एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड लाइवलीहुड एनीवेयर इन द इंडिया, और दूसरा है कि स्ट्रेंथन करता है हमारे नेशनल इंटीग्रेशन को और प्रिवेंट करता है रीजनलिज्म। और सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर ये बात बोली थी कि जो हमारी जो फ्रीडम है अंडर आर्टिकल 19 वो इंटीग्रल है हमारी पर्सनल लिबर्टी के लिए, बट ये दोनों राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है अंडर आर्टिकल 19 क्लोज 5। और जो स्टेट है वो इम्पोज कर सकता है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इन द इंटरेस्ट ऑफ। तो किन किन इंटरेस्ट में हमारा स्टेट रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। सबसे पहले पब्लिक ऑर्डर में, कि जब भी कर्फ्यूज़ लगे हुए हैं या फिर दंगे हो रखे हैं, पेंडेमिक हो रखा है, तो उस टाइम पे मूवमेंट पे रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। दूसरा है जो स्केड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए, कि जो ट्राइबल्स एरिया है अंडर द 5th एंड 6th शेड्यूल, तो वहाँ पे आपकी एंट्री पे रेस्ट्रिक्शंस रहेगी। थर्ड है एनवायरमेंटल एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स, की जो रेस्ट्रिक्टेड एरियाज है नियर बॉर्डर और मिलिट्री जोन्स, तो वहाँ पे आप एंट्री नहीं कर सकते। फोर्थ है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज, की टेम्प्रेरी मूवमेंट रेस्ट्रिक्शंस फॉर पब्लिक सेफ्टी। इसके अलावा आप हेल्थ इश्यूज़ को लेकर भी
काफ़ी बार एंट्री पे या फिर वहाँ पे सेटल होने के लिए रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं। तो वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पैंडेमिक वाला इशू कवर कर दिया है। आप चाहो तो आप उस पॉइंट को अलग से लिख सकते हो। फिर मैंने एक केस का नाम लिया, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस कौशल्या, जिसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी पब्लिक इंटरेस्ट में। फिर ये बात बोली गई कि जो हमारा फ्रीडम ऑफ मूवमेंट और रेजिडेंस है वो एक इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है, लेकिन जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस लगाई जाती हैं वो इंश्योर करती है एक बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल लिबर्टी एंड कलेक्टिव सिक्योरिटी पे। अब हम आर्टिकल 21 पे आते हैं। तो आर्टिकल 19 के टेक अवेज ये थे कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अच्छे से कवर करना है, और फ्रीडम ऑफ मूवमेंट और रेजिडेंस वाले जो 2 सब क्लोजेज हैं डी और ई वाले, वो आपको कवर करने हैं। इसके अलावा उस साल के करंट अफेयर्स में जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपको अच्छे से कवर करना है मेंस के लिए। बेसिकली उनसे रिलेटेड जो केसेस हैं उनको कवर करके जाना, ताकि आपके आंसर्स अच्छे से एनरिच हो पाएँ। अब हम आर्टिकल 21 के फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट रही है मॉडर्न लॉ की इंडिया के अंदर, वो कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन हुआ है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स का बाय द सुप्रीम कोर्ट। इस स्टेटमेंट को डिस्कस करना है रेलिवेंट केस लॉज से। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे रखी है, ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था, और वो स्टेटमेंट है कि हमारे इंडिया की जो मॉडर्न लॉ है उनकी सबसे अच्छी अचीवमेंट ये रही है कि जो हमारी जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स थी उनको हमारे सुप्रीम कोर्ट ने उनका कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन कर दिया है। तो इस स्टेटमेंट को डिस्कस करना है विद द हेल्प ऑफ रिलेवेंट केस लॉज। तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन जो है वो एक्सप्लिसिटली एनुमरेटेड नहीं है हमारे फंडामेंटल राइट्स में जब हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था, ये हम सबको पता है। लेकिन जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसने जुडिशियल एक्टिविज्म के थ्रू जो एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दिया, और इसको एक बहुत ही सिग्निफिकेंट अचीवमेंट माना जाता है हमारे मॉडर्न इंडियन लॉ के। अब वो कौन कौन सी सुप्रीम कोर्ट ने कैसे कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करा एनवायरमेंटल इश्यूज़ को। तो सबसे पहले सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस हुआ था 1991 में, जिसने सुप्रीम कोर्ट ने बात बोली कि जो राइट टू लाइफ है वो इंक्लूड करता है राइट टू पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। दूसरा केस जो कि MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया हुआ था, उसमें हमारी सुप्रीम कोर्ट ने जो आर्टिकल 21 है उसको एक्सपेंड कर दिया था और उसमें एनवायरमेंटल सेफ्टी को इंक्लूड किया। थर्ड केस सच्चिदानंद पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल जो कि 1987 में हुआ था, उसमें कोर्ट ने बात बोली कि इकोलॉजिकल बैलेंस जरूरी है वाइल डिसाइडिंग डेवलपमेंटल डिस्प्यूट्स। फोर्थ, जो हमारे पोल्यूटर पे प्रिंसिपल्स और प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स हैं वो रिकॉग्नाइज किए जाते हैं एज पार्ट ऑफ इंडियन लॉ इन वेल्लोरे सिटीजन्स वेलफेयर फोरम 1996। फिफ्थ हुआ था हमारा MC मेहता गंगा पोल्यूशन केस, जो कि ये डेमोस्ट्रेट करता है कि कॉन्टीन्यूस मंडमूस टू एनफोर्स एनवायरमेंटल कंप्लाइंस वो ज़रूरी है। और लास्ट है कि आर्टिकल 48A जो कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, और 51AG जो कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है वो हार्मोनाइज करते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ। तो मैंने बेसिकली राइट्स और कुछ प्रिंसिपल्स और यहाँ पे DPSP और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के थ्रू ये बताया कि कैसे जो हमारे एनवायरमेंटल कंसर्न्स थे उनको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया हमारी सुप्रीम कोर्ट के थ्रू। फिर मैंने कंक्लूड किया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ट्रांसफॉर्म कर दिया है हमारी जो एनवायरमेंटल गवर्नेंस थी फ्रॉम ए पॉलिसी ऑब्जेक्टिव इनटू ए जस्टिसेबल कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। आर्टिकल 21 के हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं जो कि 2015 में पूछा गया था। क्वेश्चन है कि क्या जो राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट है वो एंटेल करता है लीगल रेगुलेशंस ऑन बर्निंग क्रैकर्स ड्यूरिंग दिवाली, और डिस्कस करना है इसको इन द लाइट ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड जजमेंट्स ऑफ द एपेक्स कोर्ट इन दिस रिगार्ड। तो ये क्वेश्चन भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, और इसमें पूछा गया है कि हमारे आर्टिकल 21 में जो राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट है क्या वो दिवाली के टाइम पे क्रैकर्स बर्न करने पे लीगल रेगुलेशंस लगाता है नहीं लगाता। तो इस चीज़ों को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले मैंने आर्टिकल 21 से स्टार्ट किया है कि ये राइट टू क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट वो एक इंटीग्रल पार्ट है हमारा राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 का। और आर्टिकल 21 और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड 2 केसेस मैंने यहाँ पे लिखे हैं जो कि मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में भी लिखे थे कि शुभम कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1991 में हुआ था, जिसमें सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने बात बोली कि जो हमारे राइट टू लाइफ है वो इंक्लूड करता है राइट टू एंजॉय पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। और दूसरा जो MC मेहता केस हुआ था उसमें हमारा आर्टिकल 21 को एक्सपेंड कर दिया गया था टू इंक्लूड एनवायरमेंटल सेफ्टी एंड पब्लिक हेल्थ। फिर मैंने बताया कि जो एयर पोल्यूशन है जो कि फायर क्रैकर्स की वजह से होता है वो लीड करता है सेवियर हेल्थ हजार्ड स्पेशली फॉर चिल्ड्रन एल्डरली एंड पर्सनस विद रेस्पिरेटरी डिजीज, और वो डायरेक्टली इन्फ्रिंज करता है हमारे आर्टिकल 21 को। अब एपेक्स कोर्ट की क्या जजमेंट्स रही हैं फायर क्रैकर्स को लेके। तो सबसे पहले अर्जुन गोपाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक केस हुआ था 1718 के टाइम पे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो फायर क्रैकर्स हैं उनके मैन्युफैक्चर और सेल पे रेस्ट्रिक्शंस लगा दी थी और सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स अलाउ किए थे, और जो क्रैकर्स के इनको जो बर्स्ट करने का जो टाइम है उसको भी लिमिट कर दिया था। और कोर्ट ने ये बात बोली कि जो राइट टू हेल्थ है सिटीजन्स का वो आउटवेज करता है राइट टू सेलिब्रेट इन ए हार्मफुल मैनर।
कोर्ट ने क्लेरिफाई किया कि ये जो रेस्ट्रिक्शंस है ये हमारे आर्टिकल 25 जो कि हमारे रिलीजियस फ्रीडम से रिलेटेड है उसको वोलेट नहीं करती है, क्योंकि पब्लिक हेल्थ और मोरलिटी भी जरूरी है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली कि जो बैलेंस्ड अप्रोच है वो इंश्योर करती है हार्मोनाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम विद कलेक्टिव हेल्थ एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। अब ये दोनों क्वेश्चंस एनवायरमेंट से रिलेटेड थे। थर्ड वाला क्वेश्चन बेसिकली हमारे आर्टिकल 21 के एक्सपेंशन से रिलेटेड है कि कैसे राइट टू प्राइवेसी से जो फंडामेंटल राइट्स का स्कोप है वो बढ़ गया। तो ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था और उसी साल केस पुट्टुस्वामी जजमेंट हुआ था जिसमें कि हमारा राइट टू प्राइवेसी बना था। तो क्वेश्चन है कि एग्जामिन कीजिए स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द लाइट ऑफ द लेटेस्ट जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन राइट टू प्राइवेसी। स्टार्ट किया मैंने राइट टू प्राइवेसी से कि कैसे ये अमर्ज हुआ है एज ए कोर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल 21। और फिर मैंने बताया कि जो राइट टू प्राइवेसी है वो एक पार्ट है फंडामेंटल राइट्स का, कि MP शर्मा वर्सेस सतीश चंद्र एंड खड़क सिंह केस हुआ था वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जिसने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू प्राइवेसी डिनाई कर दिया था। लेकिन केस पुट्टुस्वामी जजमेंट जो हुई थी 2017 में, उसने 9 जज बेंच ने बात बोली थी कि राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है। अब इस राइट टू प्राइवेसी को ऐड करने से जो अदर हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उन पर क्या इम्पैक्ट हुआ है। तो सबसे पहले ये कि हमारा जो आर्टिकल 21 है उसका एक्सपेंशन हुआ है कि जो प्राइवेसी वो एक्सटेंड करती है एम्बिट ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी टू इंक्लूड पर्सनल ऑटोनॉमी एंड डिग्निटी। और इसने जो हमारी लेटर रूलिंग्स थी जैसे कि नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और एक और जजमेंट हुए, इन दोनों को इन्फॉर्म किया या फिर इनका जो एक्सपेंशन था वो बढ़ा दिया। दूसरा बैलेंसिंग राइट्स की कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि प्राइवेसी लाइक अदर राइट्स वो एब्सोल्यूट नहीं है। ये इंश्योर करता है कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस फॉर पब्लिक ऑर्डर, नेशनल सिक्योरिटी, हेल्थ एक्सेट्रा वाइल सेफ गार्डिंग एंड इंडिविजुअल फ्रीडम की ये चीज़ें इंश्योर की जानी चाहिए। और थर्ड है कि इस जजमेंट ने इन्फ्लुएंस किया है कि जो कंटेम्प्रेरी डिबेट्स होती हैं डेटा प्रोटेक्शन लॉज और लिमिट्स ऑन स्टेट सर्विलेंस, वो रिफ्लेक्ट करती हैं प्राइवेसी की सेंट्रलिटी इन मॉडर्न गवर्नेंस की। जो करंट में जो मोस्टली इंटरनेट की वजह से जो एक्सपेंशन हुआ है डेटा का, तो उस टाइम पे जो राइट टू प्राइवेसी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली कि जो राइट टू प्राइवेसी है उसकी जूरिस्प्रूडेंस ने एनरिच कर दिया है कॉन्स्टिट्यूशनल मीनिंग ऑफ फंडामेंटल राइट्स को, और इसने रीइंफोर्स किया है पर्सनल ऑटोनॉमी और डिग्निटी को व्हाइल मेंटेनिंग ए प्रिंसिपल्ड बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल लिबर्टी एंड लेजिटिमेट स्टेट इंटरेस्ट की। राइट टू प्राइवेसी ने एक बैलेंस बना के रखा है लोगों की इंडिविजुअल लिबर्टी और जो स्टेट के जो इंटरेस्ट हैं उन दोनों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि 2023 में पूछा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो एक लिविंग इंस्ट्रूमेंट है और विद कैपेबिलिटीज ऑफ एनॉर्मस डायनामिज्म, और ये कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि मेड है फॉर ए प्रोग्रेसिव सोसाइटी। इस स्टेटमेंट को इलस्ट्रेट करना है विद स्पेशल रेफरेंस टू द एक्सपेंडिंग होराइजन्स ऑफ द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो इस क्वेश्चन के अंदर एक स्टेटमेंट दी गई थी कि हमारा जो संविधान है वो एक लिविंग इंस्ट्रूमेंट है और चेंजिंग डायनामिक्स के अकॉर्डिंग उसके पास कैपेबिलिटीज़ हैं और हमारा संविधान एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी के लिए बना हुआ है। आपको इस स्टेटमेंट को इलस्ट्रेट करना है और किसके कंटेक्स्ट में, राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के कंटेक्स्ट में। तो मैंने बताया कि इंट्रो के अंदर कि जो हमारा संविधान है वो एक स्टैटिक डॉक्यूमेंट नहीं है बल्कि एक लिविंग इंस्ट्रूमेंट है और वो कैपेबल है ग्रोथ विद चेंजिंग सोसाइटल नीड्स और थ्रू प्रोग्रेसिव जुडिशियल इंटरप्रिटेशन स्पेशली ऑफ आर्टिकल 21 जो संविधान है उसने अडॉप्ट कर लिया है खुद को कंटेम्प्रेरी रियलिटीज़ के साथ। अब कुछ केसेस हुए हैं जैसे कि AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास जिसमें आर्टिकल 21 का बहुत ही नैरो व्यू लिया गया था, लेकिन मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो कि 1978 में हुआ था उसके अंदर जो लास्ट गोपालन वाले जजमेंट थे उसको रिवर्स कर दिया गया और ये बात बोली गई कोर्ट के थ्रू कि जो लाइफ है उसका मतलब है लाइफ विद डिग्निटी एंड एनी प्रोसीजर डिप्राइविंग इट मस्ट बी जस्ट फेयर एंड रीजनेबल। और सब्सिक्वेंटली आर्टिकल 21 को एक्सपेंड कर दिया गया टू इंक्लूड राइट टू लाइवलीहुड जो कि ओल्गा तेली वर्सेस बॉम्बे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का केस हुआ था 1985 के अंदर। दूसरा राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट जो कि सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1991 वाला केस। राइट टू हेल्थ एंड मेडिकल केयर पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति 1996। राइट टू प्राइवेसी केस पुट्टुस्वामी जजमेंट और राइट टू डाई विद डिग्निटी कॉमन कोज जजमेंट। तो मैंने आर्टिकल 21 के एक्सपेंशन के बारे में बताया और उससे रिलेटेड जो भी जजमेंट्स हैं उनको लिखा है। अगर आपको इसके अलावा और भी जजमेंट्स याद आते हैं या केसेस याद आते हैं या फिर राइट्स याद आते हैं तो वो आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। मैंने बताया कि जुडिशल जो इनोवेशंस हैं ये जो भी हुए हैं ये रिफ्लेक्ट करते हैं हमारी जो इवॉल्विंग नोशंस है ह्यूमन डिग्निटी की, ऑटोनॉमी की, सोशल जस्टिस की और अलाइन करना है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को मॉडर्न डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के साथ। तो ये इन सभी को रिफ्लेक्ट करता है। और फिर मैंने कंक्लूड किया है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो डायनामिक और प्रोग्रेसिव डॉक्यूमेंट है और वो कैपेबल है रिस्पॉन्डिंग टू न्यू चैलेंजेस जब और
मीन्स हमारा संविधान ऐसा है जो कि नए चैलेंजेस को रिस्पॉन्ड करता है, इतनी कैपेबिलिटी है उसके पास। और इसके साथ साथ ही वो हमारी जो फाउंडेशनल वैल्यूज़ हैं उनको भी प्रिजर्व करता है, जैसे हमारे जो फाउंडेशनल आइडियल्स हैं लिबर्टी, डिग्निटी और जस्टिस के। आज के हम हमारे लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि 2024 में आया था। क्वेश्चन है कि राइट टू प्राइवेसी वो इंट्रिंसिक है लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से और इनहेरेंटली प्रोटेक्ट किया जाता है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको एक्सप्लेन करना है और इस रेफरेंस में डिस्कस करना है द लॉ रिलेटिंग टू डीएनए टेस्टिंग ऑफ ए चाइल्ड इन द वूम टू एस्टेब्लिश इट्स पैटर्निटी। तो बेसिकली इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है कि आर्टिकल जो 21 है राइट टू प्राइवेसी वो लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से इंट्रिंसिक है, और दूसरा हमें डीएनए टेस्टिंग के बारे में बताना है। तो सबसे पहले हम आर्टिकल 21 की बात करते हैं कि जो राइट टू प्राइवेसी है वो उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है एक इंट्रिंसिक टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये प्रोटेक्ट करता है एक इंडिविजुअल की ऑटोनोमी, डिग्निटी, बॉडीली इंटीग्रिटी और डिसीजनल फ्रीडम को। अब राइट टू प्राइवेसी कैसे पार्ट बना आर्टिकल 21 का, तो सुचिता श्रीवास्तव वर्सेस चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन 2009 के अंदर एक केस हुआ था जिसमें कोर्ट ने ये बात बोली कि जो वुमेन की रिप्रोडक्टिव चॉइसेज है वो पार्ट है उसकी पर्सनल लिबर्टी का। और फिर केस पुट्टूस्वामी जजमेंट के अंदर तो कोर्ट ने बात बोल ही दिया था कि प्राइवेसी जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्टेड फंडामेंटल राइट है। और इसके अलावा कोर्ट ने बात बोला कि जो प्राइवेसी वो इंक्लूड करती है बॉडीली इंटीग्रिटी, रिप्रोडक्टिव ऑटोनोमी और इंफॉर्मेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन। तो फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ पे एंड होता है। सेकंड पार्ट में हमारा डीएनए टेस्टिंग के बारे में बात की गई थी कि डीएनए टेस्टिंग जो है एक अनबोर्न चाइल्ड का वो सीरियस कंसर्न्स रेज करता है दो चीज़ों को लेके, एक तो मदर की बॉडीली प्राइवेसी को लेकर और दूसरा जो बच्चा पैदा होगा उसकी फ्यूचर ऑटोनॉमी को लेकर। तो यहाँ पे दो जजमेंट्स हुई हैं, एक तो गौतम कुंडू वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1993 और दूसरा बनारसी दास वर्सेस टीकू दत्ता जो कि 2005 में हुए थे। इन दोनों की सेम ही जजमेंट थी जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बात बोली कि कोर्ट ऑर्डर नहीं कर सकता डीएनए टेस्ट एज ए मैटर ऑफ कोर्स क्योंकि वोलेट करता है प्राइवेसी को और जो इंडिविजुअल है उसको स्टिग्मेटाइज कर सकता है। लेकिन रोहित शेखर वर्सेस नारायण दत्त तिवारी केस जो कि 2012 में हुआ था उसमें डीएनए टेस्टिंग को परमिट कर दिया गया ओनली आफ्टर बैलेंसिंग प्राइवेसी विद द इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस, की प्राइवेसी को बैलेंस करना है जस्टिस के साथ। लेकिन पुट्टूस्वामी जजमेंट के बाद जो कोर्ट है वो एक प्रोपोर्शनलिटी टेस्ट को फॉलो करता है और बोलता है कि डीएनए टेस्ट केवल तभी अलाउ होगा जब वो एब्सोल्युटली नेसेसरी हो और उसके अलावा कोई इंट्रूजिव अल्टरनेटिव ना बचा हो और जो कॉम्पिटिंग इंटरेस्ट है जस्टिस का वो आउटवेज करे प्राइवेसी कंसर्न्स को। मैंने कंक्लूजन में बात बोली कि जो राइट टू प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 21 वो इंट्रिंसिक है और फंडामेंटल है और डीएनए टेस्टिंग जो है स्पेशली ऑफ चाइल्ड इन द वोम वो परमिट की जानी चाहिए ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेज। तो आर्टिकल 21 में आपने देखा कि राइट टू प्राइवेसी और एनवायरनमेंट से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसके अलावा नेक्स्ट ईयर के मेंस में क्या इंपॉर्टेंट रहेगा वो साल के करंट अफेयर्स मीन्स 2026 के करंट अफेयर्स में जो सबसे ज़्यादा न्यूज़ में रहता है वो इंपॉर्टेंट रहेगा, तो वो आपको अच्छे से कवर करना है। और उससे रिलेटेड जितने भी जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट की या फिर अदर कोर्ट्स की जो जजमेंट्स हैं आपको उनको कवर अप करके चलना है, प्लस कुछ डेटा फैक्ट्स भी लेना है ताकि आपका आंसर टोटली एनरिच रहे और आपको अच्छे मार्क्स मिले। इसके साथ ही हमारा फंडामेंटल राइट्स का डिस्कशन एंड होता है। आप सभी को आई होप कि आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी इनपुट देना है तो वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच।